हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको देखेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को आज डिफरेंस में हम लोग ठीक से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग देखेंगे मीनिंग क्या है इन तीनों का अलग अलग, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टू आर मोर कंपनीज आर वाउंड अप एंड ए न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड। देखिए, जब अमलगमेशन की बात होती है तो वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपनियाँ आपस में मिल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और एक नई कंपनी क्रिएट हो जाती है। इसको अगली वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अब दो यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं या दो से ज़्यादा कंपनियाँ, इसको ध्यान दीजिए कि अमलगमेशन में वो कंपनियाँ जो पहले से होती हैं वो बाउंड अप हो जाती है, बंद हो जाती हैं और नई कंपनी क्रिएट होती है और जो नई कंपनी होती है वो बंद हुई कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी पहले से ही होती है, एक कंपनी पहले से है, दूसरी कंपनी भी पहले से है, तो एक पहले से जो कंपनी है एग्जिस्टिंग कंपनी, वही कंपनी दूसरी किसी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अब वो दूसरी एक कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है, एक से ज़्यादा को भी टेक ओवर कर सकती है। तो इसमें कोई नई कंपनी क्रिएट नहीं होती है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग होती है वही कंपनी दूसरी कंपनी को ले लेती है, उसके बिजनेस को ले लेती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी नई क्रिएट की जाती है और वो जो नई कंपनी होती है वो पहले से किसी कंपनी को जो है बिजनेस में उसको टेक ओवर कर लेती है। थोड़ा सा फर्क है, एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी पहले से है, जो पहले से कंपनी है वही कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई कंपनी बनाई जाती है। जो नई कंपनी बनाई जाती है वो किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। इसको यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे। देखिए, अमलगमेशन में अगर हम लोग ले, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ए और एक कंपनी बी है और इन दोनों को अमलगमेट किया जा रहा है, यानी इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, इन दोनों को वाउंड अप किया जा रहा है। अब ये दोनों कंपनी वाउंड अप होकर के और एक नई कंपनी क्रिएट हो गई सी, तो ए भी खत्म हो गई और बी भी खत्म हो गई। अब जो नई कंपनी बनी है वो है सी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक कंपनी पहले से है ए और एक कंपनी पहले से है बी, ये दोनों कंपनी पहले से हैं, ठीक है। अब कंपनी ए इज टेकन ओवर बाई कंपनी बी, इस कंपनी बी ने ए को टेक ओवर कर लिया, तो अब क्या होगा, ए खत्म हो जाएगी लेकिन बी रहेगी। तो इसमें कोई नई कंपनी नहीं बन रही है, बल्कि पहले से जो कंपनी है वो कंपनी ही दूसरी कंपनी को ले ले रही है। तो ए इज बाउंड अप बट बी विल कंटिन्यू। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है ए विच इज सफरिंग लॉस फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। एक कंपनी ए पहले से है जो कि 5 साल से घाटे में जा रही है, लॉस उठा रही है। अब इस घाटे वाली कंपनी को क्या करना है, हमें बंद करना है और इसके बदले में एक नई कंपनी को क्रिएट करना है। तो एक नई कंपनी क्रिएट करके इस घाटे वाली कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ए कंपनी खत्म हो जाएगी और मसलन मान लेते हैं एक कंपनी सी बना दी गई, तो ये बनाने के बाद ये कंपनी सी ए को टेक ओवर कर लेती है, यानी ए खत्म हो जाती है और फिर सी कंटिन्यू कर जाती है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व। इन तीनों केसेस में कितनी कितनी कंपनियां कम से कम इन्वॉल्व होंगी। देखिए, अमलगमेशन के केस में कम से कम 3 कंपनियां इन्वॉल्व होंगी, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा, ए और बी दो कंपनी पहले से थी, एक नई कंपनी सी बन गई, तो टोटल कितनी कंपनी इन्वॉल्व हुई, 3, ए बी और सी। ए खत्म हुई, बी भी खत्म हुई, सी बन गई, तो इन्वॉल्वमेंट 3 कंपनी का कम से कम हुआ। अगर 3 कंपनी को मर्ज किया जा रहा है तो चौथी कंपनी बनेगी, तो इन्वॉल्वमेंट 4 कंपनी का हो जाएगा। लेकिन यहाँ कम से कम 3 कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होगा। 2 कंपनियां वो जो कि वाउंड अप होंगी, खत्म होंगी, और एक कंपनी वो जो कि बनेगी नई। एब्जॉर्प्शन में कम से कम 2 कंपनियां होंगी, क्योंकि एक कंपनी को दूसरी कंपनी ले ले रही है। तो जो एक कंपनी ए है वो खत्म हो रही है और बी कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी, तो इन्वॉल्वमेंट कम से कम इसमें 2 कंपनी का होगा, एक वाउंड अप होने वाली कंपनी का और एक कंटिन्यू रहने वाली कंपनी का। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में सिर्फ 2 कंपनियां ही होंगी, यहाँ कम से कम का सवाल नहीं है, यहाँ 2 ही कंपनियां होंगी, एक जो कि खत्म होगी और एक जो कि
नई बनेगी इसकी जगह पर। मसलन ए, अगर हमने देखा एक कंपनी ए है जो लॉस में जा रही है, उसको बंद करना है और इसके बदले एक सी कंपनी को बनाना है, तो एक बंद होने वाली कंपनी होगी और एक नई कंपनी खुलने वाली होगी जो एक ही जगह पर खोली जाएगी। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनी। रिजल्टेंट कंपनी मतलब नई कंपनी जो बन रही है एज ए रिजल्ट, वो कितनी कंपनियां होंगी वो देखते हैं। देखिए अमलगमेशन में हमने क्या बताया था, ए और बी दो कंपनियां हैं, ये दोनों खत्म हो गई, सी बन गई, तो बनने वाली जो रिजल्टेंट कंपनी है वो सिर्फ एक ही होगी। खत्म होने वाली कंपनी दो या दो से ज्यादा हो सकती है। तो रिजल्टेंट कंपनी इज ओनली वन इन केस ऑफ अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनेगी। नई कंपनी की अगर हम बात करें, नो न्यू रिजल्टिंग कंपनी इज फॉर्म, क्योंकि ए पहले से है, बी पहले से है, ठीक है। ए खत्म हो गई क्योंकि ए को टेक ओवर बी ने कर दिया, तो बी नई कंपनी नहीं है, बी वही कंपनी जो पहले से थी, बस इसने ए को टेक ओवर कर लिया है। तो न्यू रिजल्टेंट इसमें कोई नहीं है, एग्जिस्टिंग कंपनी ही कंटिन्यू करती है। अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो ओनली वन रिजल्टेंट कंपनी इज फॉर्म्ड, यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी ही फॉर्म करेगी। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि एक कंपनी ये है जो लॉस में जा रही थी, इसको बंद करना है, इसकी जगह पर सी कंपनी को चालू करना है, तो रिजल्टेंट कंपनी जो होगी वो सी होगी, फाइनल कंपनी जो होगी वो सी होगी, क्योंकि सी को ही अब हमें चलाना है, ए को बंद कर देना है। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। तीनों का अलग अलग मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। अमलगमेशन इज डन टू कट कंपटीशन एंड रीप द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इसमें दो बातें हैं, कंपटीशन को आपस में कम करना। ए और बी ये दोनों कंपनियां थी, आपस में कंपटीशन था, इन दोनों को जब आपने खत्म कर दिया, सी बना दिया, तो चूंकि दो की जगह अब एक कंपनी हो गई, तो अब एक अकेली कंपनी का आप कंपटीशन नहीं होगा। ए का बी से कंपटीशन था, बी का ए से था, अब ना ए है ना बी है, सिर्फ सी कंपनी है, तो कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप सामान अगर खरीदते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलने का चांसेस हो जाता है, आपको सामान सस्ते में मिल जाता है। ये बात कॉमन सी बात है, हर इंसान जानता है। तो जब ए कंपनी अब एक अलग काम कर रही थी, बी अलग काम कर रही थी, ए कुछ क्वांटिटी खरीद रही थी, बी कुछ अलग क्वांटिटी खरीद रही थी, दोनों की अलग अलग क्वांटिटी हो रही थी। अब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिल गई, तो दोनों की क्वांटिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी किसी इनपुट की, वो दोनों मिल करके ज़्यादा हो जाएगी। मान लेते हैं कि जैसे ए 500 kg किसी चीज़ को मंगाती थी और बी 700 kg किसी चीज़ को मंगाती थी, उसका इनपुट था, तो 500 और 700 मिल करके 1200 हो गया। तो ये जो आपका हो गया, ये अब सी कंपनी जब अकेली हो गई तो टोटल रिक्वायरमेंट सी की 1200 kg हो गई, तो अकेले जो परचेजर है वो 1200 किलो का परचेजर अकेले सी बन गया। तो इस केस में सी की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है अकेले सी की, तो ये परचेजिंग पावर ज़्यादा हो जाने की वजह से इसके हाथ में बार्गेनिंग पावर आ जाता है, और जिससे कि चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है वो कम हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कमी इसमें काफ़ी हद तक हो जाती है पॉसिबल। एब्जॉर्प्शन में भी ऐसा ही होता है, इसमें भी कंपटीशन खत्म हो जाता है। जैसा कि ए एक कंपनी थी, एक बी कंपनी थी, ए और बी में कंपटीशन चल रहा था, बी ने ए को टेक ओवर कर लिया, तो सीधी सी बात है जब ए कंपनी रही नहीं गई तो ए का कंपटीशन कहाँ से रहेगा बी के साथ, तो आप सीधे सीधे एक ही कंपनी है, ए और बी का कंपटीशन आपस में खत्म हो गया। अब ए और बी का कंपटीशन खत्म हो गया, साथ ही साथ ए की जो रिक्वायरमेंट थी और बी की जो रिक्वायरमेंट थी, ये दोनों मिल करके एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी, ठीक है। बी मान लेते हैं कि बी अपने लिए खुद 500 किलो कोई चीज़ खरीदती थी इनपुट, और ए जो है वो 600 किलो का उसका इनपुट होता था। अब बी ने जब ए को टेक ओवर कर लिया है तो बी को अपना और ए का जो टेक ओवर वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिला करके 500 एंड 600 यानी 1100 kg की रिक्वायरमेंट हो गई। तो अब अकेले बी जो है एक बड़ा बायर बन जाएगा, एक बड़ा परचेजर बन जाएगा 1100 किलो के इनपुट का। तो बड़ा परचेजर होने की वजह से इसके पास भी वही बार्गेनिंग पावर आ जाएगा और साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हद तक घट जाएगा। तो ये एडवांटेज इसके अंदर भी है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज डन टू रीऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी।
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी के फाइनेंस के सोर्स होते हैं। कंपनी कई तरीके से कई सोर्सेज होते हैं जिससे फंड्स को कलेक्ट करती है। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है डिबेंचर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं कंपनी के फंड्स के। तो नई कंपनी बना करके वो अपने इस फाइनेंशियल सोर्सेज को या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने का पर्पस होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।